हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले जो हमने इंटीग्रल्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझा और अच्छे तरह से चीज़ों को डिस्कस किया और आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आई। अब जो हम इसमें एक्सरसाइज जो आपकी 7.1 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जो यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें आपसे बोला गया है डियर कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इस मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब है जब आप इंटीग्रल फाइंड करते हो हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, उसी को जो है आप मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोल देते हो। तो इसको जो हम इन क्वेश्चन के ज़रिए समझेंगे। सबसे पहले हम कुछ और चीज़ों को जान लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चनों को समझना ईजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर डियर स्टूडेंट इंटीग्रल्स की बात की जाए तो इंटीग्रल क्या होता है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर कह लो अपोजिट या उल्टा। तो इंटीग्रल क्या है, डिफरेंशिएशन का जो है बिल्कुल अपोजिट है या उल्टा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। लेट्स से आपके पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम इसको, डी ओवर डी एक्स, और हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन 2x। इतना तो सबको पता है ना कि जब हम x की पावर n है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे हम, डी ओवर डी एक्स एन एक्स की पावर n-1। जो पावर में था वो इनटू में आ जाता था और पावर में क्या हो जाता था -1। इस तरह से हम x की पावर का डिफरेंशिएशन करते थे। तो उसी तरह से हमने इसका डिफरेंशिएशन निकाला है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन की बात की जाए तो इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट। तो अब जो हम इसको अपोजिट करेंगे डिफरेंशिएशन को, तो क्या होगा, जो इधर चीज़ है वो इधर आ जाएगी और जो इधर है वो इधर हो जाएगा। तो अपोजिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देखेंगे आप, तो इसको हम जो है इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो जो है 2x तो हमारा इधर आ गया, ये किस में हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन में, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम dx, और एक्स स्क्वायर हमारा इधर आ जाएगा, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 2 है तो कांस्टेंट को जो है हम बाहर लिख लेते हैं, या डिफरेंशिएशन हो या आपका इंटीग्रेशन हो, अगर इनटू में कभी कांस्टेंट आ रहा है तो उसको जो है हम बाहर लिख लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे x dx आ जाएगा और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये 2 है जो इधर ले जाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपका x dx इक्वल टू क्या आएगा आपका 1/2 एक्स स्क्वायर, और प्लस में आप क्या लिख दोगे c, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल के प्लस में हम क्या लिखते हैं, हम हमेशा c ऐड कर देते हैं। इसका रीज़न मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आपको ढंग से समझाया था, तो उसको देख लेना, आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट c क्यों जोड़ा हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखा ना आपने कैसे इन्वर्स करके हमने जो इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझोगे आप कि जो डिफरेंशिएशन में आपका क्वेश्चन बना वो इंटीग्रेशन में आपका क्या बन गया, इंटीग्रेशन में क्या बन गया आपका आंसर बन गया, और जो आपका डिफरेंशिएशन में जो आपका आंसर बना वो इंटीग्रेशन में आपका क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे इतना देख लोगे, इतना समझ में आ रहा है ना आपको। यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन में आपका क्वेश्चन बन रहा है वो इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, तो हम वहाँ पर क्या बन जाता है आपका आंसर, और जो डिफरेंशिएशन में आपका आंसर बनता है वो इंटीग्रेशन में क्या बनता है, क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक चीज़ ऐसे समझ सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन क्वेश्चन इंटीग्रेशन का क्या हुआ हमारा आंसर, और डिफरेंशिएशन का जो आंसर है वो इंटीग्रेशन में क्या होगा हमारा, क्वेश्चन। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई, इससे जो है आपको समझना आसान हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप जैसी डिफरेंशिएशन को अपोजिट कर दोगे तो आपका इंटीग्रेशन फाइंड हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे अपोजिट कर दिया, 2 को क्या कर दिया इधर कर दिया और एक्स स्क्वायर को इधर ले गए, तो जो 2 था इधर आ गया, तो 2x का हमने इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या मिल गया एक्स स्क्वायर। तो इसको और सॉल्व किया तो हमारा एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस c। तो इस तरह से हमने निकाला।
तो चलिए अब जो हम क्वेश्चनों को करते हैं जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से प्रैक्टिस के साथ समझ में आएगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया मैं बोला इसमें sin 2x का इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए। तो sin 2x का इंटीग्रेशन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें निकालना है sin 2x का इंटीग्रेशन किसकी मदद से, बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखें किसकी मदद से करना है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएशन की हेल्प से। तो पहले जो हमें डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा कि हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे sin 2x मिल जाए। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी इससे पहले कि जो डिफरेंशिएशन का आपका आंसर है वो इंटीग्रेशन में क्या बनता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या आपका डिफरेंशिएशन में sin 2x क्या होगा आपका आंसर। तो आपको क्या देखना है कि आप किसका इंटीग्रेशन कर लें कि आपको आप किसको डिफरेंशिएट करें कि आपको sin 2x मिल जाए। तो आप जब cos x को डिफरेंशिएट करते थे तो आपको क्या मिलता था sin x। तो हम यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x का। तो यहाँ पर लिख देंगे आप d/dx cos, और यहाँ पे कितना है 2x, तो आप यहाँ पे भी कितना लिख दोगे 2x। तब cos 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले sin 2x, और यहाँ पे इनटू में यहाँ पे क्या आपको दिया है 2x, तो 2x का भी एक बार और करोगे तो यहाँ पे क्या आया है इनटू में 2। ये तो आपका डिफरेंशिएशन निकल गया। अब आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो ये क्या हुआ, प्रोसेस क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। ये चीज़ क्या आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी, और ये चीज़ क्या होगी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या किस में हो जाएगी ये चीज़ चेंज, हमारी इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगी। और ये वाली ये क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन का आंसर। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 sin 2x dx इजकल टू में क्या आएगा हमारा cos 2x। और यहाँ पे कांस्टेंट अगर इनटू में आए तो उसे हम क्या लिख लेते हैं बाहर, उससे कोई मतलब नहीं होता मैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा sin 2x dx इजकल टू cos 2x, और 2 को क्या करेंगे हम अपॉन में ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें sin 2x dx इजकल टू 1/2 cos 2x। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। डियर्स यहाँ पे एक चीज़ हो गई है, एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आप ठीक कर लोगे। क्योंकि यहाँ पे जब हम कॉस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस में आ जाता है, माइनस में क्या आता है हमारा साइन। तो यहाँ पे माइनस और लगा लेंगे, माइनस, यहाँ पे भी क्या आएगा आपका माइनस, और यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका माइनस। तो ये हो गया आपका ओवरऑल आंसर। और हम इंडेफिनिट इंटीग्रल के में क्या करते हैं हमेशा सी यानी कि कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, इसीलिए जो है सी को ऐड किया है हमने। तो ये चीज़ आपको सी को ऐड करना हमेशा ध्यान रखना है इंडेफिनिट इंटीग्रल के, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 2, उसमें हमें फाइंड बोल रहा है, फाइंड कीजिए cos 3x का इंटीग्रेशन। तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे हम इंटीग्रेशन में हमें cos 3x का जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है वो डिफरेंशिएशन में हमारा क्या होता है आंसर। तो हम अब देखेंगे कि हम किसका इंटीग्रेशन करें कि हमें हम किसका डिफरेंशिएशन करें कि हमें cos 3x मिल जाए। तो हम जो है साइन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है हमें cos मिलता है, तो हम साइन से ही करेंगे यहाँ। तो d/dx साइन, और यहाँ पे कितना है 3x, तो यहाँ पे भी 3x लिख देंगे। तो अब साइन 3x का इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें cos 3x, और 3x का फिर से करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3। ये तो हमारा डिफरेंशिएट आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन बनाना है तो इसको जो है पूरा पलट देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे 3 cos 3x, और ये चीज़ इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा sin 3x, और dx यहाँ पे आएगा। इस कांस्टेंट्स को कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट को बाहर लेंगे और इधर ले जाएंगे तो कांस्टेंट जो है अपॉन में आ जाएगा। तो cos 3x dx 1/3 sin 3x। ठीक है, और प्लस में हम क्या कर देते हैं यहाँ पे सी ऐड कर देते हैं इंटीग्रेशन। और यहाँ पे अभी
कुछ कोई कन्फ्यूज़न लेने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है यहाँ पे किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि हम इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, ये तो अपॉन में आना चाहिए और ये भी अपॉन में आ जाए। क्योंकि हमने इसको अपॉन में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको अपोजिट कर रहे हैं। इसको ऐसा नहीं कर रहे कि इसको ऐसे इंटरचेंज कर रहे हैं, इसको हम बदल रहे हैं इनको। मैंने बताया ना, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। तो ये चीज़ जो है हमारी इंटीग्रेशन के लिए क्या बन जाए, जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा हमारा, वो जो डिफरेंशिएशन का आंसर है वो इंटीग्रेशन में हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, और जो डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन में हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये चीज़ हमने चेंज की है बस। ठीक है, सबको समझ में आ रहा हो उम्मीद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड इंटीग्रेशन e की पावर 3x। तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर आप e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर x मिलता है, या फिर इंटीग्रेशन भी करते हैं e की पावर x का तो e की पावर x ही मिलता है आपको। तो यहाँ पर सिंपल फाइंड कर लेंगे d/dx। e की पावर कितना है 3x, तो 3x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, e की पावर 3x का फिर से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3। अब हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन का आंसर जो इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा आपका क्वेश्चन 3 e की पावर 3x dx। और जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था वो इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा आपका आंसर e की पावर 3x। और प्लस में हम क्या लिख देते हैं c, प्लस में हम c ऐड कर देते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल में। और यहाँ से जो 3 कांस्टेंट है बाहर आके यहाँ पे क्या आएगा अपॉन में e की पावर 3x dx प्लस e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c/3। और फिर से इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा e की पावर 3x dx प्लस 1/3 e की पावर 3x। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1/3 इंटू e की पावर 3x प्लस यहाँ पे c लिख देंगे। यहाँ पे c क्यों लिखा, क्योंकि ये जो है पहले से कांस्टेंट है, तो ये कोई फिक्स कांस्टेंट तो नहीं है, इसमें सारे कांस्टेंट आ जाते हैं c में। तो इसीलिए जो हम अपॉन में c3 को नहीं लिखेंगे, इसको हटा देंगे, तो इसीलिए जो हमने c लिखा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। उसमें क्या पूछा हमसे, उसमें पूछा इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए ax प्लस v का होल स्क्वायर dx। तो हमें पहले क्या इंटीग्रेशन फाइंड करना है इसका। तो ये क्या होगा हमारा डिफरेंशिएशन में तो आंसर बनना होगा, तो हमें देखना है हम किसका डिफरेंशिएशन करें कि हमें जो है ये मिल जाए। तो जब जो है आप ax प्लस बी को डिफरेंशिएट करो, ax प्लस बी का होल क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, जैसे कि d/dx ax प्लस बी का होल क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, इसको हम x मान के तो और इसको x का होल क्यूब मान के डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3, तो जो है आगे आएगा इंटू ax प्लस बी, और यहाँ से पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका स्क्वायर बच जाएगा। फिर जो है ax का एक बार इस पूरे का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ax का करोगे तो a आ जाएगा आपका, और v का करोगे प्लस v तो 0 बचेगा, तो उसको हम लिखेंगे नहीं 0 को। तो ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन करने पे। अब हमें इंटीग्रेशन करना है तो ये पूरी चीज़ जो है पलट जाएगी। पलटने के बाद जो हमारा डिफरेंशिएशन का आंसर वो बना, वो इंटीग्रेशन में क्या बनेगा क्वेश्चन 3ax प्लस v का होल स्क्वायर dx। और इक्वल टू में क्या आएगा हमारा डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन का आंसर ax प्लस v का होल क्यूब प्लस c। अब इसको जो 3a कांस्टेंट है उससे बाहर ले लेंगे, फिर यहाँ पे लेके आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे ax प्लस v का होल स्क्वायर dx इक्वल टू ax प्लस v का होल क्यूब अपॉन में क्या आएगा आपका 3a प्लस में c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। आप इसको देख लेते हैं। इसमें हमसे बोला है इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx। तो चलिए इसी को भी हम उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सिंपल करेंगे, इसको जो है तोड़ लेंगे, अलग अलग करके लिख लेंगे।
तो इसमें जो क्या करेंगे हम साइन 2x dx इसको अलग लिखेंगे सेपरेट, माइनस 4e3x dx इसको अलग लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे साइन 2x dx माइनस जो 4 है जो इनटू में है और कांस्टेंट है, तो इसको क्या करेंगे हम बाहर लिख लेंगे। इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, इसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते हैं हम कभी। तो यहाँ पे क्या रह गया हमारा e3x dx, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम साइन 2x का इंटीग्रेशन हमें देखना, एक बार क्या देखना हमें e3x का इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि किसका डिफरेंशिएट करें कि हमें जो है साइन 2x मिल जाए। तो हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किया था, वहाँ पे क्या किया था d/dx। जब हम cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा साइन 2x, और एक बार 2x का कर देंगे तो 2 मिल जाएगा। हम cos का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा माइनस के आ जाता है। अब जो हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, तो हम क्या कर लेंगे इसको पलट देंगे। तो पलट देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 साइन 2x dx, और ये चीज़ें यहाँ पर इक्वल टू में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका cos 2x प्लस c, इतना है। इसे क्या मान लेंगे हम c1, ठीक है। इसे c1 मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है दो वेरिएबल दो फंक्शन के जो है हमें इंटीग्रेशन निकालने हैं, इसीलिए जो हमने यहाँ पर कांस्टेंट c1 मान लिया, ठीक है। और इसे और सॉल्व करेंगे तो ये -2 है, ये बाहर आ जाएगा, और इस इधर लेके आएंगे तो अपन में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका साइन 2x dx इक्वल टू -1/2 cos 2x प्लस c1, इतना आ गया। ये तो हमने साइन 2x का इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है e3x का इंटीग्रेशन। तो इसी तरह हमें देखना पड़ेगा किसका डिफरेंशिएट करें कि e3x आए। तो हम जो है d/dx e3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा e3x, और 3x का एक बार और करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3। अब इसको इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो इसको जो है पलट देंगे, इसको क्या करेंगे यहाँ पे आ जाएगा ये चीज़, और ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका इंटीग्रेशन में e3x dx इक्वल टू में e3x प्लस में c, और ये 3 क्या है कांस्टेंट बाहर आएगा, फिर हम जो इधर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा अपॉन में। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका e3x dx इक्वल टू में 1/3 e3x प्लस c, ये आ गया आपका, ठीक है। अब ये तो हमारा e3x का इंटीग्रेशन निकलेगा। अब जो e3x का इंटीग्रेशन निकला और जो यहाँ पर हमारा साइन 2x का इंटीग्रेशन निकला, तो इसको क्या करेंगे हम इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये साइन 2x dx माइनस 4e3x है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान ली, और इसमें जो है जो वैल्यू हमने निकाली है इनको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमने क्या दिया है साइन 2x dx माइनस 4e3x dx। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाली उनको पुट करेंगे। तो साइन 2x को हमने साइन 2x की वैल्यू क्या निकाली माइनस के 1/2 cos 2x प्लस c1। तो यहाँ पे पुट कर देंगे -1/2 cos 2x प्लस c1, और माइनस क्या है यहाँ पे 4, और यहाँ पे e3x का इंटीग्रेशन हमने क्या निकाला है 1/3 e3x प्लस c2, इसे c2 मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा e3x प्लस c2। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन में जो है एक ही कांस्टेंट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे c1 प्लस c2 की जगह जो हम कैपिटल C को लिख देंगे। तो इसको जो है -1/2 को -1/2 लिख देंगे, और cos 2x को cos 2x, -4 को 4, e3x को 3x लिख देंगे e3x, प्लस में क्या करेंगे c1 प्लस c2 की जगह हम क्या लिख देंगे c, क्योंकि इंटीग्रेशन में केवल हम जो है एक ही कांस्टेंट को ऐड करते हैं, दो कांस्टेंट को नहीं। आंसर में हम एक ही कांस्टेंट लेते हैं। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया।
तो डियर जो है हमने अब तक जो इंटीग्रेशन को सीखा फाइंड करना, वो इंस्पेक्शन मेथड से सीखा, यानी कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से सीखा। लेकिन ये जो मेथड है बहुत लॉन्ग है और इससे जो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन जो है बहुत ही रेयरली केस में पूछा जाता है, कभी कभार आता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो अब जो है हम इंटीग्रेशन को जो है सिंपल तरीके से डायरेक्ट फाइंड करना सीखें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 तक दिए हैं। वहाँ पे आपसे बोला फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 22 तक जो भी आपके क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रल फाइंड करना बोला है, यहाँ पे ये नहीं बोला कि आपको इस मेथड से करना है, इस मेथड से। तो इनको जो है आपको सिंपल मेथड से फाइंड करना है, तो वो हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 6 है, इसमें बोला हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है 4e3x + 1 × dx। इसका जो हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इस सवाल को समझने से पहले हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, वो हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपसे बोला है e⁴ax का इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए, या फिर बोल दिया है आपसे sin ax का इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, या आपसे बोल दिया जाए log ax का इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए। अब ऐसे आपसे कोई फंक्शन हो उसमें दे दिया जाए ax इस तरह से दे दिया जाए, तो आप इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। e⁴x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x होता है, और यहाँ पे क्या है e⁴ax, तो यहाँ पे ax लिख लेंगे। फिर आप क्या करोगे, अपॉन में जो है, जो डिनोमिनेटर में जो है आपका जो ax है इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, जैसे d/dx ax का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका e⁴ax अपॉन a। तो ये जो हो गया आपका फॉर्मूला, इस तरह से जो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। और ऐसे ही साइन में पूछा जाए तो पहले साइन का कर लेंगे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस की cos ax हो जाएगा। फिर जो ax का जो है अपन में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो नीचे का है ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा a, तो यहाँ पे a आ जाएगा। और प्लस में क्या लिख देते हैं c, ऐसे यहाँ पे प्लस में c। और इस तरह से लॉग का करोगे तो लॉग का तो इंटीग्रेशन होता नहीं, इसका अलग मेथड होता है, वो हम आगे के एक्सरसाइज में समझेंगे। तो आपको ये दो फार्मूले ध्यान रखने हैं, इस तरह से पूछे जाए, तो इसको जो हम आगे के एक्सरसाइज में समझेंगे। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है? 4e⁴x + 1 dx। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसे सेपरेट लिख लेंगे, अलग अलग करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 को बाहर ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा e⁴x dx + 1 dx, इतना हो गया। अब यहाँ पे 4, अब e⁴x, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था e⁴ax का कैसे हम कर देते हैं। तो यहाँ पे a की जगह क्या दिया है आपको, 3 दे दिया गया, बस इतना फ़र्क है। तो उसी तरीके से आप निकाल दोगे यहाँ पे पहले लिख दोगे 3x, अपॉन में क्या करोगे 3x का डिफरेंशिएशन करोगे, तो क्या आएगा अपन में 3 प्लस यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन निकालोगे, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, प्लस में क्या लिख दोगे आप, जब इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हो तो आप क्या लिखते हो c। तो ये जो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होगा कि 1 का इंटीग्रेशन x क्यों होता है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। जब आपसे 1 का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आप 1 को जो है क्या लिख सकते हो, 1 को ऐसे लिख सकते हो x⁴0। अगर किसी की पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो आप 1 को x⁴0 लिख सकते हो। इनटू में क्या दिया dx लिख दीजिए। अब जो है x⁴0 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x⁴0 में +1 हो जाएगा, अपॉन में 0 में +1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा x आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका x1 का जो है इंटीग्रेशन x आता है। तो आपको इतना समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने निकाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है उसको समझ लेते हैं। इसमें हमसे क्या बोला है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है x² 1 - 1/x², इसको निकालना इंटू dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x² का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दीजिए x²
माइनस 1 आएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर माइनस के 1 बचेगा इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसे सेपरेट लिख लेंगे अलग अलग करके। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, इतना आ गया। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस सी। इस तरह से आप फाइंड कर लो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। कई स्टूडेंट को यहाँ पे फार्मूला नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। जब आप एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन निकालते हो तो क्या करते हो, जो पावर में एन होती है उसमें 1 प्लस कर देते हो, एक्स की पावर n+1, और अपॉन में जो है पावर जो n+1 करके लिख लेते हो और प्लस में सी कर देते हो। तो इस तरह से जो है आपकी एक्स की पावर एन का फार्मूला होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8। तो उसमें हमसे क्या पूछा गया है, उसमें पूछा है इंटीग्रेशन फाइंड करना ax² + vx + c। इसका हमें जो इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले वही करेंगे, सबको सेपरेट करके लिख देंगे, ax² dx प्लस इंटीग्रेशन vx dx प्लस c dx। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे इंटीग्रेशन से, ax² dx प्लस v इंटीग्रेशन में x dx प्लस c 1 dx। तो सबको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे a को तो कांस्टेंट से तो कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट को वैसा ही लिख देते हैं। x² को इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 में 1 जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, x³ हो जाएगा, और अपॉन में भी क्या आएगा हमारा 3 प्लस। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, v x का करेंगे तो क्या आएगा, x² / 2 प्लस c 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। और यहाँ पे कांस्टेंट्स के लिए हम क्या करते थे, c को जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे c को पहले ही दे दिया है तो यहाँ पे और कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पे हम जो k को जोड़ दें, k को ऐड कर देंगे इंटीग्रेशन में, k को ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 9 है। 9 में हमसे पूछा गया है इंटीग्रेशन फाइंड करना है 2x² प्लस e⁻x dx। अब इसको वही करेंगे, सबको सेपरेट करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x² dx प्लस e⁻x dx। तो कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे, 2 इंटीग्रेशन में क्या आएगा, x² dx प्लस e⁻x dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 कांस्टेंट तो वहीं पर आएगा, 2 हमारा x² का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x³ / 3 प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस में c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें पूछा गया हमारा हमसे इंटीग्रेशन ब्रैकेट में √ में 1 माइनस √x माइनस 1 / √x का होल स्क्वायर dx। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मूला बनना हमारा a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर सबको पता होगा क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे देख लेंगे। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस के 2ab। ये होता है हमारा a - b का होल स्क्वायर। इतना तो सबको पता होगा। तो वही जो फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे हम। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या है, a², तो √ में x का स्क्वायर प्लस 1 / √x का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 √x इंटू 1 / √x। √x से √x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और √x पर जब पावर √x का स्क्वायर हो, √x पर जब स्क्वायर होता है तो क्या होता है, रूट से स्क्वायर से जो है रूट कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, x प्लस 1/x माइनस यहाँ पर √x से √x कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर क्या बचा, 2 ब्रैकेट में इंटू dx। अब इसे सेपरेट करके लिखेंगे तो क्या बचेगा, x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 1 dx। तो इनको एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x² / 2 प्लस 1/x किसका इंटीग्रेशन होता है, हमने फार्मूला पढ़ा था कि 1/x जो है log x
लॉग में मॉड एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अब माइनस के टू का 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, अब प्लस में क्या कर देंगे हम सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है, उसमें बोला हमसे इंटीग्रेशन फाइंड करना में एक्स क्यू प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो x² है अपन में उससे जो है इन सभी में जो है डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या कर लेंगे x³ में एक बार x² से डिवाइड कर देंगे, फिर dx लिख देंगे, प्लस 5x² में जो है x² से डिवाइड कर देंगे, माइनस यहाँ पे dx लिख देंगे, माइनस 4 के अपॉन में एक बार x² लिख लेंगे इंटू dx। अब एक एक करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 पावर से 3 पावर कट जाएगी, यहाँ पे इस x² से x² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 1 पावर बचेगी x के ऊपर। तो यहाँ पे बचा x dx प्लस यहाँ पे कितना बचेगा हमारा इंटीग्रेशन 5 dx माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 4। अब x² को ऊपर लेके जाएंगे तो जो पावर प्लस की थी वो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इतना तो पता है ना, या जो अपॉन में वेरिएबल होता है उसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर जो है चेंज हो जाती है, प्लस की हुई तो माइनस में हो जाएगी और माइनस की हुई या प्लस में हो जाएगी। अगर ऊपर से पावर नीचे लाते हैं तो उसमें भी सेम प्रोसीजर होता है, अगर प्लस की पावर है तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की पावर है तो वो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारा x² अपॉन 2 प्लस 5 कॉन्स्टेंट को बाहर लेके फिर यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना आएगा हमारा x माइनस 4 इंटू, अब x की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर माइनस 2 प्लस में क्या कर देंगे 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद c। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा x² अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा हमारा x की पावर माइनस 1 अपॉन में कितना बचेगा माइनस 1 प्लस c। और सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा हमारा x² अपॉन 2 प्लस 5x माइनस कितना हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पे कितना बचेगा 4 और x की पावर माइनस 1 को जब नीचे लेके जाएंगे तो ये किसकी हो जाएगी प्लस की। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 अपॉन x प्लस c। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 करना में, उसमें भी बोला x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में √x तो dx। अब वही करना है, यहाँ पर √x से जो है सब में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे एक बार x³ के अपन में √x से डिवाइड कर देंगे dx प्लस 3x अपॉन √x dx प्लस 4 अपॉन √x dx। तो यहाँ पे इसको एक बार अलग अलग करके लिख लेंगे। x³ को क्या लिख सकते हैं हम x इंटू x², इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना है √x dx प्लस 3x अपॉन √x dx प्लस 4 अपॉन में x √x dx। अब यहाँ पे क्या है √x से x कटेगा तो यहाँ पे पावर कितनी बचेगी, x की पावर 1/2 बचेगी। इसी तरह से यहाँ पे √x से x कटेगा तो यहाँ पे x की पावर 1/2 बचेगी। और यहाँ पे क्या करेंगे √x को जो है ऊपर ले जाएंगे। तो सॉल्व करके लिख देते हैं हम। यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, एक तो पावर बचेगी x की पावर 1/2 इंटू x² dx प्लस यहाँ पे कितना बचेगा हमारा इंटीग्रेशन में 3x की पावर 1/2 dx प्लस यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 4। अब √x को जो ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर जो पलट जाएगी। √x का मतलब क्या होता है हमारा x की पावर 1/2, √x का मतलब ये होता है, आपको पता होगा। तो √x की पावर को ऊपर लेके आएंगे तो ये कितनी हो जाएगी x की पावर माइनस 1/2 इंटू dx। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे देखो x जब पावर
प्लस हो जाएंगी। इनटू में जो सेम वेरिएबल हो और पावर हो उनकी, तो जो वो क्या हो जाती है प्लस। सेम वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है प्लस, इतना तो सबको पता होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा सॉल्व करेंगे 1/, यहाँ पे सॉल्व करके देख लो 1/2 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 3/2। तो ये आ गया आपका। ये आपको लिखना नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आई है x³ 3/2 dx प्लस, इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे 3x⁻1/2 dx प्लस, यहाँ पे भी कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा x⁻−1/2 dx। अब इसे एक एक करके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कितना इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो x⁻3/2 + 1 अपॉन में भी 3/2 + 1 प्लस, यहाँ पे 3 को 3 लिख लेंगे और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन x⁻1/2 को करेंगे तो क्या आएगा x⁻1/2 + 1 अपॉन, यहाँ पे कितना है 1/2 + 1 + 4 ऐसे। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितने आए x⁻−1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, और इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हम क्या लिख देते हैं प्लस में c। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/2 + 1, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा 2 आएगा, तो और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई आएगा, तो यहाँ ऊपर कितना बनेगा हमारा 3 + 2, तो कितना आ जाएगा हमारा सॉल्व करने में 5/2। तो इससे यहाँ पे क्या लिख देंगे x⁻5/2 अपॉन में भी क्या बनेगा हमारा 5/2 ऐसे प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया x⁻3/2 अपॉन में, इसको सॉल्व करेंगे नीचे तो कितना आया x⁻3/2 + 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा x⁻1/2 हो जाएगा, और अपॉन में भी कितना हो जाएगा हमारा 1/2 + c। अब इसको जो हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये सब क्या हो जाएगा पलट जाएंगे। इसको मतलब पलटने का मतलब क्या है, 2 जो हमारा ऊपर आ जाएगा और 5 जो है अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। इतना तो पता है आपको। जैसे कि यहाँ पे आपको समझा देता हूँ मैं, यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार। जैसे कैसे लगा आपसे, ऐसे लगा आपसे x⁻1/2 अपॉन में 1/2, इस तरह से लगा। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा x⁻1/2, और ये जो ऊपर जाके कितना हो जाएगा इनटू में 2/1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। या फिर ऐसे समझ लो, ये x⁻1/2 दिया है और यहाँ पे 1/2 दिया है, तो इसके x के अपॉन में भी कुछ न 1 होगा, ठीक है, और 1/2 अपॉन में। तो हम क्या करते हैं दूर का तो दूर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पास का पास से मल्टीप्लाई, इस तरह से समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर दूर का दूर से करेंगे तो ऊपर कितना आएगा 2x⁻1/2, और 1 का 1 से करेंगे तो अपॉन में कितना आएगा 1, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आया। वही जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर जाके 5/2 क्या आएगा हमारा 2/5। तो इसे यहाँ पर सॉल्व करके लिख देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 2/5 x⁻5/2 प्लस, यहाँ पे कितना दिया आपको 3 × x⁻3/2, 3 × और उसको अपॉन में जो संख्या लिखी है उसको ऊपर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका इनटू में 2/3 × x⁻3/2 प्लस, यहाँ पे कितना लिखा 4 × 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 × x की पावर कितना है 1/2 प्लस में c। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 2/5 x⁻5/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना होगा 2x⁻3/2 प्लस 4 × 2 8 हो जाएगा आपका। x की पावर कितना बचेगा 1/2 प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो इतना था आपका क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखेंगे जो 1/2 है इंटू x² है, तो इसको जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे 3/2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 5/2। और इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 7, यहाँ पे आएगा 5/2, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 5/2। अब इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कितनी पावर आएगी x की 7/2,
7/2 और यहाँ पे भी कितना आएगा 7/2। तो आंसर पीछे आएंगे आप, आंसर में क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे भी कितना आएगा 7/2 और यहाँ पे भी कितना आएगा आपका अपॉन में, नीचे आंसर में भी 7/2 और ये यहाँ पर भी 2/7 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2/7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस मिस्टेक को आप ठीक कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 उसको देख लेते हैं। सिंपल है, क्या बोला आपके x³ माइनस के x² प्लस x माइनस x अपॉन x माइनस 1 dx। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ से जो है कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x², तो यहाँ पर कितना बचेगा x² कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 इतना बचेगा, प्लस यहाँ से कितना कॉमन आएगा 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा x माइनस 1 अपॉन में कितना बचेगा आपका x माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x माइनस 1 कॉमन आके तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे तो कितना बचेगा x² प्लस 1 अपॉन में कितना बचेगा आपका x माइनस 1 इंटू dx। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा आपका x² प्लस 1 इंटू dx। अब इसे अलग अलग करके सेपरेट लिख लेंगे x² dx प्लस 1 dx। तो x² का इंटीग्रेशन एक बार देख लेंगे, x⁴ 2+1 अपॉन में 2+1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और फिर प्लस में c। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x³ 3 + x प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे बोला है इंटीग्रेशन 1 माइनस x अंडर रूट में x dx। तो हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो नंबर सिंपल निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा अंडर रूट x माइनस x इंटू अंडर रूट x इंटू dx। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा अंडर रूट x, यहाँ पे पावर कितनी हुई 1 और इसकी पावर कितनी हुई 1/2। तो 1 + 1/2 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस x³ 3/2 हो जाएगी हमारी इंटू dx। अब इसे जो है सेपरेट करके लिख लेंगे तो अंडर रूट x लिखेंगे तो अंडर रूट x को हम क्या बोल देते हैं x⁴ 1/2। तो यहाँ पे कितना आया x⁴ 1/2 इंटू dx माइनस यहाँ पे कितना बचेगा x⁴ 3/2 इंटू dx। इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आया x⁴ 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 माइनस x⁴ 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 और प्लस में क्या आएगा c। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा x⁴ 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस x⁴ 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस में c और सॉल्व। और इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा पलट जाएंगी 2/3 हो जाएगा ऊपर जाके। तो यहाँ पे लिख दें 2/3 x⁴ 3/2 माइनस ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/2 x⁴ 5/2 प्लस c। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 15 है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है रूट x ब्रैकेट में 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। अब हम रूट x को क्या लिख सकते हैं x⁴ 1/2 इतना तो सबको पता है, ब्रैकेट में 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। अब इसको क्या करेंगे जो आपकी x⁴ 1/2 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x⁴ 1/2 इंटू x² प्लस 2x⁴ 1/2 इंटू x प्लस 3x⁴ 1/2 ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3x⁴ 5/2 इंटू dx प्लस इस तरह से इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा x⁴ 3/2 प्लस 3x⁴ 1/2 ब्रैकेट क्लोज dx।
अब इसे जो है एक एक करके सेपरेट करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3x⁵ इंटू डी एक्स प्लस 2x⁵ इंटीग्रेशन में प्लस इंटीग्रेशन में 3x⁴ इंटू डी एक्स। अब इसे इसका एक एक करके इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे। तो जो कांस्टेंट है उसे तो हम बाहर लिख लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अब x⁵ का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आया, x⁵ प्लस क्या हो जाएगा 1, और ऐसे ही अपन में क्या होगा x⁵ प्लस 1, ऐसे यहाँ पर कर देंगे प्लस 2, कांस्टेंट को ऐसे ही बाहर लिख लेंगे x⁵ प्लस क्या कर देंगे 1, अपॉन में भी क्या कर देंगे 3/2 प्लस 1, ऐसे यहाँ पे कर लेंगे हम 3, कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे x⁴ प्लस में 1 अपॉन में 1/2 प्लस में 1। अब इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं तो क्या आया था हमारा, प्लस में c। अब इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू x⁵ प्लस 1 को जोड़ोगे तो कितना बचेगा, कितना आया यहाँ पर x⁴ अपॉन में भी कितना आएगा 7/2 प्लस ऐसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आया 2 इंटू x⁵ अपॉन में 5/2 प्लस 3 इंटू x⁵ अपॉन में कितना आया 3/2 प्लस में c। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पूरा पलट जाएगा, ऐसे यहाँ पे पलट जाएगा, मतलब 2/7 हो जाएगा ऊपर जाके, और ऐसे यहाँ पे 5/2 कितना हो जाएगा ऊपर जाके 2/5, और 3/2 कितना हो जाएगा ऊपर जाके 2/3। तो कर सॉल्व कर लेंगे तो 2/7 होगा तो 2 का इंटू 3 से हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर 6/7, और इंटू में कितना बचेगा आपका x⁵ प्लस ऐसे यहाँ पे कितना आएगा 4/5 इंटू x⁵ प्लस 3 से 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2 इंटू x⁵ प्लस में c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम 16 देख लेते हैं, उसमें हमसे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 16 भी बड़ा इजी है। यहाँ पे बोला ब्रैकेट में 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x dx, इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो सबसे पहले क्या करें, इनको सेपरेट करके लिख लेंगे। तो कितना आया 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस e⁻x dx। तो कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे, फिर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना है x² माइनस 3 को बाहर लिख लेंगे। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन कितना होता है e⁻x। अब प्लस में ऐड कर देते हैं हम c। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या बोला है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x dx। तो एक एक करके सबसे सेपरेट कर लेंगे सबको। तो यहाँ पे कितना आया 2x² dx माइनस 3 sin x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन में √x dx। तो अब सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कहता है 2 इंटू में x³ माइनस 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के cos x। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस √x का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना निकल गया 5x⁵ हो जाएगा, और अपन में भी कितना हो जाएगा आपका 3/2, और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2x³ अपॉन 3 प्लस 3 cos x प्लस यहाँ पे कितना आएगा 10/3 x⁵ प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18, उसको और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा, sec x ब्रैकेट में क्या आपका sec x प्लस 10x इंटू dx। तो sec x का जो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा sec² x इंटू dx प्लस 10x इंटू sec x, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ से dx हटा देंगे, ब्रैकेट के बाहर है dx। तो अब जो है एक एक करके इसको सेपरेट करके लिख देंगे।
तो यहाँ पे कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन में टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। तो से हमने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला जो कॉन्सेप्ट की क्लास थी उसमें मैंने बताया था सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, और प्लस में कितना हो जाएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका सेक एक्स, इसको भी पढ़ा था हमने, और प्लस में क्या आएगा आपका सी। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19, उसको और देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा है इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स। अब यहाँ पे जो हम इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, ये कोसेक स्क्वायर एक्स 1 में कोसेक स्क्वायर एक्स बनना है, तो 1 कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम 1 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स कहाँ आएगा साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में, तो कितना बनेगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में टेन एक्स इक्वल टू कितना होता है हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इतना तो सबको पता होगा। ये आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ बस। टेन एक्स इक्वल टू सेक साइन अपॉन कॉस एक्स होता है, तो ये क्या हो, ये क्या बनना हमारा टेन एक्स का फॉर्मूला बनना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये क्या बनना हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो कितना आया हमारा यहाँ पे, इसे सॉल्व करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम जो टेन एक्स तो हमारा इंटीग्रेशन में किसी का फॉर्मूला होता नहीं है, तो टेन एक्स को हम और सॉल्व करेंगे। तो आपने एक आइडेंटिटीज पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री में, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको सॉल्यूशन में नहीं लिखना। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब जो है 1 को इधर ले जाएंगे तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी, तो कितना आएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इतना तो आपको पता होगा अगर आपने 11th पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ढंग से। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसे जो है एक एक करके सेपरेट करके लिखेंगे तो कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब इसे जो सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है हमारा टेन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा एक्स, अब प्लस में आंसर में हम क्या लिख देते हैं सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या बोला है इंटीग्रेशन निकालना है हमें 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम कॉस स्क्वायर एक्स को एक बार इसके अपॉन में लिख लेंगे, एक बार इसके अपॉन में। तो यहाँ पे कितना 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे तो अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख लेते हैं 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन अपॉन कॉस एक्स कितना होता है टेन एक्स 3 इंटू टेन एक्स, तो अपॉन में एक कॉस एक्स बचेगा, तो अपॉन में कॉस एक्स कितना होता है 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स, इतना आ गया इंटू डी एक्स। अब इसको सेपरेट करके लिख लेंगे एक बार, तो कितना बचेगा 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन में टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला तो मैंने अभी बताया ही था आपको कैसे सॉल्व करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस 3 इसका कितना हो जाएगा सेक एक्स प्लस में सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। उसमें क्या बोला हमें बोला द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल, ऑप्शन ए आपको दिया है 1/3 एक्स की पावर 1/3 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। ऑप्शन बी दिया है 2/3 एक्स की पावर 2/3 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ऐसे ऑप्शन सी दिया आपको 2/3
एक्स की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस सी, ऑप्शन डी दिया है 3/2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/2 x की पावर 1/2 प्लस सी। तो ये जो आपको ऑप्शन दिया है, तो आपको इनका क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, इंटीग्रल फाइंड करना। तो इंटीग्रल आपको निकालना आता है तो निकाल लेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे इंटीग्रल किसका निकालना है, रूट एक्स प्लस 1/√x dx। तो सिंपल सबसे पहले सेपरेट करके लिखेंगे इसको। तो इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स प्लस 1/√x dx। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या है, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 dx प्लस, ऐसे यहाँ पे x की पावर 1/2 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, x की पावर-1/2 इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस, और इसको सॉल्व करेंगे तो आया x की पावर 1/2 अपन में 1/2 प्लस में c, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आएगा हमारा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आया 2 x की पावर 1/2 प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देख लेंगे ऑप्शन में इनमें से किस ऑप्शन में ये मैच कर रहा है। तो पहले ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। दूसरे ऑप्शन में भी नहीं कर रहा। तीसरे ऑप्शन से मैच कर रहा है। यहाँ पे क्या दिया है 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2x 1/2 प्लस सी। तो हमारा आंसर भी यही निकल के आया। तो हमारा सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 22, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या कहा गया है, इफ़ d/dx f(x) is equal to 4x³ minus 3/x⁴ such that f2 is equal to 0, then f(x) is। तो ये बोला हमसे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले हम। तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या लिखा है, मैं डिफ्रेंशिएशन दिए रखा मैं f(x) का डिफ्रेंशिएशन। अगर हम इसको इधर ले जाएंगे, पलट देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन। मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में जब डिफ्रेंशिएशन को हम पलट देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, इंटीग्रेशन। तो वही करेंगे यहाँ पे। इसको जो हम पलट देंगे, जो ये चीज़ है इसको यहाँ पे ले जाएंगे और डिफ्रेंशिएशन को उधर, इसको जो उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 4x³ माइनस 3/x⁴ dx और इक्वल टू क्या आएगा हमारा f(x). तो ये बन गया। तो यहाँ पे हम इस तरह से और लिख लें, इस तरह से लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू क्या दिया है हमें, इंटीग्रेशन में 4x³ माइनस 3x⁴ इंटू dx। तो ये बनेगा हमारा। तो ठीक है, अब इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आएगा हमारा। तो इंटीग्रेशन निकाल लेंगे हम सिंपल f(x) इक्वल टू, तो इसको सेपरेट करके लिख लेंगे एक बार, 4x³ dx माइनस 3/x⁴ dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 4 इंटू x⁴ अपन 4 माइनस, ये ऊपर जाके माइनस क्यों हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3 इंटू x⁻³ अपॉन में माइनस के 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा और प्लस में क्या आएगा आपका c। तो लिख देंगे यहाँ पर x⁴ माइनस माइनस प्लस प्लस, और x⁻³ है तो इसको अपन में ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी पावर x³ प्लस में c और f(x) इक्वल टू। तो यहाँ पे एक चीज़ और दी है f2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है हम एक बार 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे f(x) में 2 पुट करोगे तो क्या है, तो x की जगह पे जो है सारी x जहाँ दिया गया वहाँ पे क्या कर देंगे हम 2 पुट। तो यहाँ पे कितना होगा 2⁴ प्लस 1/2 का क्यूब प्लस c। तो 2⁴ क्या होता है हमारा 16 प्लस 1/2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस में c। और f2 कितना दिया है हमें 0, f2 हमें 0 दिया तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर 16 × 8
16 8 से कितने होते हैं 128 प्लस में कितना 1/8 आएगा हमारा प्लस में सी। अब इसको जो है हम इधर ले जाएंगे तो सी की वैल्यू आएगी हमारी, तो कितना आएगा इधर जाके, ये इधर जाके कितना किसका हो जाएगा हमारा माइनस के, तो कितना आएगा इसको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 129/8 माइनस की 129/8। तो सी की वैल्यू जो हमारा फंक्शन था f(x) इसमें पुट कर देंगे, तो पुट कर दीजिए f(x) यहाँ पे कितना दिया x⁴ प्लस 1/(x³ माइनस के 129/8। तो ये जो आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। तो ये वो 22 सवाल थे आपके एक्सरसाइज 7.1 के, जो हमने आज अच्छे से कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम एक्सरसाइज 7.2 को करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं डियर स्टूडेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।